भारत में पुलिस सुधार पर विचार विमर्श। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, रिबेरो कमेटी, पद्मनाभैया कमेटी, पुलिस अधिनियम प्रारूपण कमेटी से चुनिंदा संस्तुतियां और प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 2008 विशेष सूची है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग चयनित संस्तुतियां, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। रिबेरो कमेटी चयनित संस्तुतियां, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट। पद्मनाभैया कमेटी चयनित संस्तुतियां, पुलिस अधिनियम प्रारूपण समिति चयनित संस्तुतियां, उच्चतम न्यायालय के निर्देश। चयनित निर्देश भविष्य की ओर अग्रसर। भावी पुलिस सुधार प्रक्रिया। CHRI ने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित सावधानियां बरती हैं कि भारत में पुलिस सुधार संबंधी प्रत्येक आयोगों और समितियों की प्रमुख संस्तुतियों तथा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सही सारांश इस पुस्तिका में शामिल किया जाए। तथापि CHRI किसी भी प्रकार की चूक, त्रुटि अथवा अशुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेती। पाठकों से अनुरोध है कि वो कार्यालय उपयोग के लिए प्रस्तावना में हम भारत पुलिस अभी भी 1861 में पारित पुराने उपनिवेशिक कानून द्वारा शासित हैं। भारत में पुलिस और मूलतः पुलिस कानून में सुधार की आवश्यकता काफी पहले से महसूस की गई है। इस पुस्तिका में इन समितियों की कुछ चुनी गई सिफारिशों को दिया गया है, जिसकी शुरुआत पुलिस व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पहली समिति राष्ट्रीय पुलिस आयोग से हुई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने आपातकाल के बाद के अनुभव में अपनी बैठक 1979 से शुरू की तथा 1979 और 1981 के बीच एक मॉडल पुलिस अधिनियम सहित 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1996 को 2 भूतपूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने न्यायालय से सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आयोग की संस्तुतियों की पुनः परीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। फलस्वरूप रिबेरो समिति का गठन हुआ। समिति ने JF रिबेरो भूतपूर्व पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में 1998-1999 में बैठकें की और 2 रिपोर्ट तैयार की। वर्ष 2000 में सरकार ने पुलिस सुधार पर एक तीसरी समिति का गठन। वर्ष 2005 में सरकार ने एक नया पुलिस अधिनियम बनाने के लिए समूह का गठन। 2006 उसी समय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार पर काफी दिनों से चल रहे लोकहित के मामले पर निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्रीय राज्य सरकारों को पुलिस सुधार को लागू करने का निर्देश दिया और इस प्रक्रिया को एक स्वरूप प्रदान किया जिसके अंतर्गत सुधार प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस पुस्तिका में इनमें से प्रत्येक समिति की चुनी हुई संस्तुतियों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को शामिल किया गया है। 2 सरकारी समितियां जिन्हें 2001 और 2004 में गठित किया गया था तथा जिसने पुलिस से संबंधित संस्तुतियां की थी, को इस पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि या तो ये समितियां आपराधिक न्याय संबंधी व्यापक मुद्दे, दंड न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी मलिमत
समिति 2001-2003 से संबंधित थी या वे पिछली समितियां राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य आयोगों, समितियों, संस्तुतियों संबंधी पुनः परीक्षा समिति 2004-5 की संस्तुतियों को प्राथमिकता देने तक सीमित थी। पुलिस राष्ट्रीय आयोग 1979-1981 राष्ट्रीय पुलिस आयोग NPC का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1977 में किया गया था। इसे काफी विचारार्थ विषय सौंपे गए थे, जिनमें पुलिस का संगठन, भूमिका, कर्तव्य, पुलिस नागरिक संबंध, पुलिस के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग और पुलिस उत्तरदायित्व और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन शामिल था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 और 1981 के दौरान 8 रिपोर्ट तैयार की, जिनमें उसने सुधार के लिए अनेक संस्तुतियां की। 8 रिपोर्टों में प्रत्येक रिपोर्ट की चुनी हुई संस्तुतियां नीचे दी गई हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग पहली रिपोर्ट फरवरी 1979। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की पहली रिपोर्ट में निम्नलिखित चयन किया गया है। शिकायतों की पुलिस विभाग द्वारा जांच। पुलिस विभाग को पुलिस के खिलाफ अत्यधिक संख्या में की गई शिकायतों पर विचार करना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। शिकायत के अधीन पुलिस अधिकारियों के रैंक के अनुसार समुचित जांच अधिकारियों की सूची नीचे तालिका में निर्धारित की गई है। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करना चाहिए। इनके खिलाफ उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ शिकायत द्वारा जांच पुलिस उप अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इनके खिलाफ शिकायत पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण में शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जांच की मांग यहाँ इस किताब में की गई है। ऐसी शिकायतें 1.2 में देखें जिसे किसी अधिकारी की जांच द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है के लिए प्रत्येक जिला, क्षेत्र, राज्य मुख्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए। 1.2.1 प्रत्येक जिला में पुलिस कदाचार के ऐसे आरोपों जिनमें साधारण जांच प्रक्रिया के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना है कि निपटान के लिए विशेष शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस उपाधीक्षक, जिला अधीक्षक के अधीन कार्यालय के नेतृत्व में होनी चाहिए। 1.2.2 प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के व्यवहार की जांच से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में होनी चाहिए। 1.2.3 राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ होनी चाहिए जो राज्य स्तर के मुद्दों का निपटान करे। ये प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करे और उसकी सहायता पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक करेंगे और ये सभी पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य करेंगे। 1.3 निरीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारी तथा शिकायत प्रकोष्ठ के सभी प्रभारी अधिकारी को शिकायत रजिस्टर रखना चाहिए। 1.3.1 जिला स्तरीय शिकायत। 1.2.3 जिले में जिला स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ को रजिस्टरों के समुचित रखरखाव की निरंतर जांच रखनी चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले में क्षेत्र अधिकारी द्वारा शिकायतों का शीघ्र निपटारा हो।
1.3.2 क्षेत्र स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ को प्रत्येक जिला के प्रकोष्ठ की आकस्मिक जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि शिकायतों को समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जाए और निपटाए जाए। 1.4 जांच अधिकारियों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 1.4.1 शिकायतों को विस्तार से सुना जाना चाहिए तथा जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को गवाहों को प्रस्तुत करने का दबाव दिए बगैर ऐसे सबूतों जो वो आवश्यक समझें की जांच कर शिकायत की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। 1.4.2 जहां तक संभव हो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। 1.4.3 पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान जांच अधिकारी को ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जो शिकायतकर्ता के मन में जांच के उद्देश्यों और निष्पक्षता के प्रति संदेह पैदा करे। 1.4.4 जांच जहां तक व्यवहार्य हो शिकायतकर्ता के घर में या उसके निकट किसी समुचित सार्वजनिक भवन या स्थान में की जानी चाहिए। 1.4.5 यदि जांच अधिकारी ये रिपोर्ट करता है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं करना चाहता तो इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों की जांच अधिकारी के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अथवा जिला शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा की जानी चाहिए। शिकायतों की न्यायिक जांच 2.1 पुलिस के खिलाफ निम्नलिखित श्रेणी की शिकायतों में न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। पुलिस हिरासत में किसी महिला का कथित बलात्कार, पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु अथवा गंभीर चोट, गैर कानूनी रूप से एक व्यक्तियों को हटाने में पुलिस द्वारा गोली चलाने में 2 या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु। 3 शिकायतों की जिला जांच प्राधिकारी द्वारा जांच। 3.1 प्रत्येक जिले में एक जिला जांच अधिकारी DIA का गठन किया जाना चाहिए। DIA अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रैंक का होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए। 3.2 DIA की शिकायत के लिए एक मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए तथा इस कार्य के लिए अतिरिक्त अधीक्षक या वरिष्ठ उपाधीक्षक प्रत्येक जिला या जिला समूह के लिए पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम निर्देशित किया जाना चाहिए। 3.3 DIA को किसी मामले की जांच द्वारा 4 महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को विलंब के कारण और जांच पूरा करने की अनुमानित तारीख बतानी जानी चाहिए। 3.4 DIA का गवाहों को बुलाने और सबूत जुटाने की सांविधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। DIA को ये शक्तियां जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान की जानी चाहिए। 3.5 DIA को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी चाहिए। सरकार को रिपोर्ट और रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया 2 महीने के अंदर प्रकाशित करनी चाहिए। 3.6 DIA को एक स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण भी होना चाहिए जो पुलिस विभागों में की गई जांच की निगरानी करे। जांच पूरा होते ही इसके परिणामों की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को DIA के समक्ष अपील का अधिकार दिया जाना चाहिए जिसे संबद्ध दस्तावेजों को जुटाने और अपील को निपटाने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। 4 राज्य स्तर पर राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा एक पुलिस शिकायत बोर्ड गठित की जानी चाहिए जो राज्य की सभी शिकायत प्रक्रिया की निगरानी करेगा। ये बोर्ड सुरक्षा आयोग की उप समिति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय पुलिस आयोग दूसरी रिपोर्ट अगस्त 1989 दंड न्याय प्रणाली पुलिस की भूमिका पुलिस कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप
दंड न्याय प्रणाली पुलिस अपने कार्यों में पूरी सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकती जब तक कि दंड न्याय प्रणाली की सभी शाखाएं एक समान कुशलता से कार्य न करें। एक दंड न्याय आयोग गठित किया जाना चाहिए जो सभी एजेंसियों के कार्यकरण की व्यापक निगरानी करे और सुधारात्मक उपाय करे। 1.2 विद्यमान विधि आयोग भी दंड न्याय आयोग के रूप में कार्य कर सकता है। केंद्र में ऐसी व्यवस्था के साथ साथ राज्य स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। पुलिस की भूमिका। पुलिस की मुख्य भूमिका एक विधि प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करना है। इसकी भूमिका सरकार की इच्छाओं, संकेतों या उम्मीदों का पालन करना नहीं है, बल्कि संविधान तथा कानून के अनुसार कार्य करना है। इसे पुलिस अधिनियम में स्पष्ट किया जाना चाहिए। 2.2 पुलिस की भूमिका सेवा उन्मुखी होनी चाहिए जो विषम परिस्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करे। इसे सेवा उन्मुखी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाना चाहिए। पुलिस कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप। विद्यमान प्रणाली में पुलिस राज्य सरकार के कार्य नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। इस देश में पुलिस पर जिस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण किया गया है, इससे इसका काफी दुरुपयोग हुआ है। फलस्वरूप विधि सम्मत कानून में गिरावट आई है और एक व्यावसायिक संगठन के रूप में पुलिस की विश्वसनीयता में कमी हुई है। 3.2 स्थानांतरण या विलंबन की धमकी राजनीतिज्ञों के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो पुलिस से उनकी इच्छा के अनुसार काम करवाती है। 3.3 राज्य सरकार पुलिस पर अधीक्षक सिर्फ ये सुनिश्चित कराने तक सीमित होना चाहिए कि पुलिस का कार्य पूर्णतः कानून के अनुरूप हो। 3.4 पुलिस संगठन को सरकार को समग्र मार्गनिर्देशन के अंतर्गत अपनी निवारक कार्यों और सेवा उन्मुखी कार्यों को निष्पादित करना चाहिए, जिसे विभिन्न परिस्थितियों में अपनाए जाने के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। तथापि इस क्षेत्र में वास्तविक कार्यकरण के संबंध में कोई अनुदेश नहीं दिया जाना चाहिए। 3.5 जांच कार्य के संदर्भ में पुलिस पर कार्यपालकों या राजनीतिज्ञों में किसी भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 3.6 एक राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से तथा विद्यमान संरचना के अंतर्गत इसके अधीक्षक कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। कानून द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित 7 सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष के रूप में पुलिस विभाग का प्रभारी मंत्री, राज्य विधायिका के 2 सदस्य शासक दल से एक और दूसरे विपक्षी दल से, जिन्हें राज्य विधायिका अध्यक्ष की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी सेवकों, लोकप्रिय और प्रतिष्ठित समाजशास्त्री और शिक्षाविदों में से अन्य 4 सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएं, जिसकी स्वीकृति राज्य विधानमंडल से ली जाए। पुलिस प्रमुख को आयोग का सचिव होना चाहिए जिसका अपना कार्यालय होना चाहिए। राज्य सुरक्षा आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे। पुलिस द्वारा निवारक कार्य और सेवान्मुखी कार्यों को निर्वहन के लिए व्यापक नीतिगत मार्ग निर्देशन और निर्देश निर्धारित करना। राज्य पुलिस के कार्यों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन और राज्य विधानमंडल में इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। गैर कानूनी आदेशों से पीड़ित तथा अपनी पदोन्नति के लिए अधिकारियों के एक अपील के मंच के रूप में कार्य करना। पुलिस कार्यकरण की आम पुनरीक्षा। पुलिस प्रमुख नियुक्ति और कार्यकाल। पुलिस प्रमुख का चयन संबद्ध राज्य के कैडर के 3 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पैनल से किया जाना चाहिए। चयन पैनल एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। अध्यक्ष के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव,
केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठतम प्रमुख, राज्य के प्रमुख सचिव और राज्य के विद्यमान पुलिस प्रमुख। 5 पुलिस प्रमुख को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए। ये कार्यकाल 4 वर्षों का होना चाहिए या सेवानिवृत्ति की अवधि तक, जो भी पहले हो। 6 पुलिस प्रमुख को अपना कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग की अनुमति ली जानी चाहिए, सिवाय उस स्थिति में जब उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही मुअत्तली, सेवानिवृत्ति या प्रमुख की सहमति से पदोन्नति के फलस्वरूप हटाया गया हो। 7 स्थानांतरण और पुलिस विलंबन आदेश। 7.1 पुलिस अधिकारियों को गैर कानूनी स्थानांतरण और मुअत्तली आदेश के खिलाफ सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस अधिनियम ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि कौन सा अधिकारी किस रैंक के अधिकारियों की मुअत्तली और स्थानांतरण का आदेश दे सकता है। 7.3 अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा पारित स्थानांतरण के आदेश को अमान्य और अवैध घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग तीसरी रिपोर्ट। जनवरी 1980 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है। पुलिस और वंचित समूह 1.1 पुलिस विभाग में राज्य स्तर पर एक विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित की जानी चाहिए जो सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों के जांच की प्रगति की निगरानी करे। 1.2 जिला स्तर पर उपमंडल अधिकारी के अधीन एक संयुक्त प्रकोष्ठ गठित की जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों, विशेषकर राहत कार्यों में प्रशासनिक उपायों की कमी से संबंधित शिकायतों की जांच करे। 1.3 वंचित समूह के व्यक्तियों की एक आम शिकायत है कि पुलिस उनके प्रति दुर्व्यवहार के आरोपों पर इस आधार पर ध्यान नहीं देती कि इस प्रकार की शिकायत असंज्ञेय होती है, अतः मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर इसकी जांच नहीं की जा सकती। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित 2 प्रकार के असंयोग्य शिकायतों पर पुलिस समुचित और प्रभावकारी रूप से प्रतिक्रिया दे सके। वंचित समूह के व्यक्तियों का शोषण और अन्याय से सुरक्षा तथा असंज्ञेय अपराध की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के अभाव में लोक शांति के भंग होने को रोकने से संबंधित 1.4 एक व्यापक कानून पारित किया जाना चाहिए जिसमें भूमिहीन निर्धनों को भूमि के आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की जाए। स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों को भूमिहीनों को भूमि का कब्जा देने की प्रक्रिया से संबंध किया जाना चाहिए तथा इसका एक संक्षिप्त रिकॉर्ड पुलिस थाना के रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। 2 अधिकारियों की नियुक्ति। 2.1 पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति पुलिस जिला अधीक्षक की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। 2.2 जिला के प्रभारी पुलिस अधीक्षक का चयन और तैनाती पुलिस प्रमुख की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। 3 गिरफ्तारी के लिए मार्गदर्शन। 3.1 गिरफ्तारी के लिए कड़े मार्गनिर्देशन बनाए जाने चाहिए और इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के समय निम्नलिखित मार्गदर्शकों का अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए। मामले ऐसे गंभीर अपराध से संबंधित हो जैसे कि हत्या या बलात्कार या इसी प्रकार के अन्य अपराध तथा आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो और इसकी गतिविधि पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो ताकि तथा आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो और
इसकी गतिविधि पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो ताकि डरे हुए पीड़ित में विश्वास पैदा किया जा सके। आरोपी के भाग जाने और कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना हो, आरोपी का व्यवहार उग्र हो और यदि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया हो तो उसके और अपराध करने की संभावना हो। आरोपी एक आदतन अपराधी हो और यदि उसे हिरासत में न लिया जाए तो उसके उसी प्रकार के और अपराध करने की संभावना हो। 3.2 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 ग और 2 थ में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की परिभाषा के आधार पर गिरफ्तारी को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि असंज्ञेय मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। हथकड़ी लगाने के दिशा निर्देश 4.1 हथकड़ी का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को बिना हथकड़ी के उसकी उम्र, लिंग या निःशक्तता के कारण हिरासत में रखा जा सकता है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाना जाना चाहिए। जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि कोई विशेष कारण न हो, जैसे कि उस व्यक्ति के भाग जाने की संभावना। अदालत में आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए सिवाय अदालत की अनुमति के। विचाराधीन कैदियों तथा अन्य आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि समुचित कारण न हो कि वो हिंसा का इस्तेमाल करेंगे या भागने का प्रयास करेंगे। पुलिस सुरक्षा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आरोपी को भागने से रोका जा सके। यदि किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाती है तो संतरी राहत पुस्तिका में हथकड़ी लगाए जाने का कारण दर्ज किया जाना चाहिए। वृद्ध अस्पताल में बीमार महिला, बाल अपराधी या असैनिक कैदियों को किसी भी परिस्थिति में हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। 5 पुलिस थाने में दैनिक खर्च। पुलिस थाने को वहां के दैनिक खर्च के लिए पर्याप्त छोटी मोटी नकदी दी जानी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग चौथी रिपोर्ट जून 1980। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है। एक FIR 1.1 अपराध से पीड़ित को थाना से कभी कभी इस आधार पर लौटा दिया जाता है कि कथित अपराध किसी अन्य पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में घटित हुआ है और पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने के लिए उसी थाने में जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में संशोधित किया जाना चाहिए कि पुलिस थाने को अधिकार क्षेत्र पर ध्यान दिए बगैर प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करनी चाहिए और आवश्यक हो तो उसे FIR को संबंधित थाने में स्थानांतरित करना चाहिए। 2 गवाहों की जांच। 2.1 गवाहों की जांच कथित अपराध स्थल अथवा संबंध गवाहों के घर के यथासंभव निकट की जानी चाहिए। 3 गवाहों का बयान। 3.1 विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या महिला बयान रिकॉर्ड के बाद उस पर हस्ताक्षर लेने से रोक है। वर्तमान प्रक्रिया में अधिकारी जांच के दौरान विस्तार पूर्वक गवाह का बयान दर्ज करता है। इसके स्थान पर जांच अधिकारी को गवाह की जांच के दौरान गवाह की जानकारी के अनुसार तथ्यों को दर्ज करना चाहिए। ये बयान अन्य पुरुष या अधिकारी की सभा में होना चाहिए। बयान की एक प्रगति गवाह से पावती प्राप्त करने के बाद उसे दी जानी चाहिए। प्रक्रिया से बयान में अनावश्यक बातों को शामिल करने पर रोक लगेगी। 4 चोरी की वारदात संपत्ति को वापस करना। 4.1 वर्तमान प्रक्रिया में पुलिस द्वारा बरामद की गई चोरी की संपत्ति को अदालत को हस्तांतरित किया जाता है तथा गवाही के फिर बाद के चरण में इसे वैध स्वामी को वापस किया जाता है। इस बीच की अवधि के दौरान पुलिस व न्यायालय की हिरासत में विभिन्न चरणों पर असामान्य व्यवस्था के कारण संपत्ति को नुकसान होने का काफी खतरा होता है। वर्तमान कानून में संशोधित किया जाना चाहिए ताकि जांच के दौरान भी बरामद सामान को सुरक्षित रखने और बाद में अदालत में प्रस्तुत करने के समुचित ब्रांड पर शीघ्र वापस किया जा सके। 5 सामान्य अपराध। 5.1 यदि किसी विवाद
यदि किसी विवाद के पक्षकार विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं तो पुलिस अधिकारियों को जांच चरण में भी साधारण मामले में अपराधों को सुलझाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। अभी यह सुविधा सिर्फ अभियोजन स्तर पर उपलब्ध है। यदि परिवर्तन अदालत का कार्यभार को कम करेगा। 5.2 जबरन समझौतों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। 6 गिरफ्तारी सूचना दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पुलिस को यह आदेश दिया जाए कि वो किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उस आरोपी व्यक्ति द्वारा समुचित रूप से नामित व्यक्ति को दे, जिससे आरोपी का परिवार इस बात से चिंतित होने से बचे कि वो कहाँ है। 7 हिरासत में दुर्व्यवहार को कम करना। 7.1 वरिष्ठ अधिकारियों और गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों और निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए पुलिस थाने का आकस्मिक दौरा करना चाहिए। 7.2 यदि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो किसी मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार किए गई जांच करनी चाहिए तथा दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जाँच करानी चाहिए। 7.3 जहाँ पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसे गंभीर चोट लगती है तो इस मामले में न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। 7.4 पुलिस निष्पादन का मूल्यांकन मुख्यतया अपराध के आंकड़ों या सुलझाए गए मामलों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। 7.5 प्रशिक्षण संस्थाओं को वैज्ञानिक पूछताछ तकनीकी विकसित करनी चाहिए तथा प्रशिक्षुओं को प्रभावी पूछताछ अनुदेशों की जानकारी देनी चाहिए। पुलिस सुधार में 5वीं रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 5वीं रिपोर्ट नवंबर 1980। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 5वीं रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है। 1. पुलिस भर्ती। 1.1 अधिकारी की नियुक्ति केवल कांस्टेबल या भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के रूप में ही की जानी चाहिए। 1.2 पुलिस अनुक्रम के अन्य स्तरों पर भर्ती के चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। 1.3 समुचित रूप से न्याय मनोवैज्ञानिक परीक्षण को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार को रक्षा मंत्रालय की सहायता से मनोवैज्ञानिक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने चाहिए। 1.4 सभी भर्ती किए गए व्यक्तियों के कार्य प्रवृत्ति और व्यवहार का प्रशिक्षण के दौरान निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कम कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण के दौरान ही हटा दिया जाना चाहिए। 2. जिला मजिस्ट्रेट का नियंत्रण। 2.1 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन है। इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस बल के आंतरिक प्रबंध में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। 2.2 पुलिस को कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ऐसा कोई नियम या विनियम जो पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट के अनावश्यक रूप से अधीन करता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। 2.3 जब विभिन्न विभागों के बीच सहयोग की आवश्यकता हो तो जिला मजिस्ट्रेट को एक समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए और पुलिस को इस भूमिका को समझना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए हैं जहां जिला मजिस्ट्रेट एक समन्वयक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। 3 पुलिस का व्यवहार। 3.1 पुलिस नागरिक के बीच संबंध असंतोषजनक है। पुलिस संगठन की खराब छवि, पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये, भ्रष्टाचार, निर्दयता और संज्ञेयता अपराधों को दर्ज करने में असफलता से पैदा हुई है। 3.2 पुलिस पदाधिकारियों में उनके पास सहायता के लिए आए एक नागरिकों के प्रति शालीनता और शिष्टाचार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। 3.3 कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों नागरिकों के प्रति व्यवहार उनके साथ उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से प्रभावित होता है। पुलिस जिस प्रकार एक दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करती है उसमें सुधार लाया जाना चाहिए। 4 अपराध पीड़ित। 4.1 दंड न्याय प्रणाली अपराध पीड़ितों के प्रति कोई चिंता नहीं दर्शाती। एक अपराध क्षतिपूर्तिपूर्ण अधिनियम तैयार किया जाना चाहिए
5 पारदर्शिता। 5.1 सभी पुलिस कार्यकलाप यथासंभव पारदर्शी होने चाहिए, सिवाय निगरानी क्षेत्र परिचालन खुफिया सूचना जो जांच की योजना बनाने और उसे पूरा करने के लिए की जाती है। नागरिकों की गोपनीयता और न्यायिक आवश्यकता। 6 महिला पुलिस अधिकारी। 6.1 महिला पुलिस अधिकारियों की जांच कार्य में बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। महिला अधिकारियों को पुलिस संगठन एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए जो महिलाएं तथा बच्चों के खिलाफ अपराध और बाल अपराध से निपटने में विशेष भूमिका निभाए। 6.2 महिला पुलिस अधिकारियों को वो सभी कार्य करने चाहिए जो पुरुष अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। महिला अधिकारियों की विशेष सहायता उप निरीक्षक या पुलिस उप निरीक्षक के रैंक पर भर्ती वर्तमान की तुलना में अधिक संख्या में की जानी चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग छठी रिपोर्ट मार्च 1981। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी रिपोर्ट से निम्नलिखित संस्तुतियों का चयन किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति। 1.1 पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति से पहले भारतीय पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों को एक पदोन्नति पूर्व राष्ट्रीय क्रम जिसके पश्चात एक परीक्षा और वस्तुपरक चयन प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है। 1.2 कोई पदाधिकारी जो उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक के रूप में उत्तीर्ण होने में 3 बार असफल होता है उसे सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। 2 केंद्रीय भारत पुलिस सेवा संवर्ग का सृजन। 2.1 2 केंद्रीय भारतीय पुलिस सेवा वर्ग का संगठन किया जाना चाहिए, एक अर्धसैनिक बलों के लिए और दूसरा खुफिया विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण शाखा के लिए। 3 प्रमुख शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली। 3.1 बड़े शहरी क्षेत्रों में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी तेजी से गिरावट आती है, जिसके लिए पुलिस की तीव्र और प्रभावी परिचालन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ये तभी संभव होता है जब पुलिस निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने के दोहरे मूल कार्यों को करने के लिए संगठित रहती है। वैसे शहरों में जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है या जहां तीव्र शहरीकरण या प्रौद्योगिकीकरण हुआ है, पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। 4 सांप्रदायिक दंगे। 4.1 सांप्रदायिक दंगे के दौरान किए गए गंभीर अपराध की जांच करने के लिए राज्य अपराध जांच विभाग अधीन विशेष जांच दल गठित किया जाना चाहिए। इस दल में ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। 4.2 सांप्रदायिक दंगों की गहन जांच की जानी चाहिए और दंगों के दौरान किए गए अपराधों की जांच शीघ्र की जानी चाहिए। 4.3 राज्य सरकार को सांप्रदायिक दंगों से संबंधित आरोप वापस नहीं लेने चाहिए। ये दावा करना चाहिए कि ये नीति सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बढ़ावा देती है, भ्रामक है और इसे हतोत्साहित करना चाहिए। 5 आरक्षण। 5.1 सांप्रदायिक संतुलन बनाने के लिए अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण को कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस संगठन में जाति और समुदाय के आधार पर विभाजन करेगा तथा यह इस अवधारणा के विरुद्ध भी है कि पुलिस संगठन को जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए और इसे कानून व्यवस्था के एक एजेंट के रूप में निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। 5.2 पुलिस की संरचना में समुदाय का मिला-जुला स्वरूप झलकना चाहिए जो समाज में विद्यमान है, ताकि ये समाज के विभिन्न वर्गों का विश्वास हासिल कर सके। 6 जांच और कानून व्यवस्था को अलग-अलग करना। 6.1 शहरी क्षेत्रों में पुलिस थाना स्तर पर जांच कर्मचारियों को कानून व्यवस्था कर्मचारियों से अलग किया जाना चाहिए। जांच। 6.2 जांच और कानून व्यवस्था कर्मचारियों का विभाजन बिल्कुल
अलग नहीं होना चाहिए और पुलिस थाने के सभी कर्मचारियों को थाना इंचार्ज को रिपोर्ट करनी चाहिए। 6.3 वरिष्ठ अधिकारियों थाना इंचार्ज से अधिक वरिष्ठ को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था और जांच दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पुलिस थाना स्तर पर थाना इंचार्ज के पास थाने के पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। 6.4 जांच कार्य का राजपत्रित अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, चाहे संबद्ध थाना किसी भी जगह स्थित हो। बड़े शहरों में पर्यवेक्षण रैंक के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और अधिक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा ली जा सकती है।